हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में तो सबको पता होगा कि सबने प्लांट्स और एनिमल्स अपने अराउंड देखे हैं। जी यस, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो सबको पता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन किसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, हमें संरक्षण करना है किसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हमें सुरक्षित रखना है। सेकंड, कंजर्वेशन का मतलब होता है जुडिशरी यूज़ करना। जुडिशरी यूज़ करने का मतलब ये है कि हमें वाइजली यूज़ करना है। क्या इस जगह हमें प्लांट्स और एनिमल्स का जो यूज़ है हम कितना कम कर सकते हैं, हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना पड़ता है। तो वाइजली यूज़ करना और प्रोटेक्शन ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with the non-living components such as climate, soil, river deltas, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक मतलब लिविंग्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेचर को बैलेंस करके रखता है। अगर हमने प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन नहीं किया तो हमारे नेचर के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। हमारा नेचर जो अभी बैलेंसिंग पोजीशन पे चल, ये अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको इजीली समझ में नहीं आता कि तीनों चीज़ें हैं क्या। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोसिस्टम। ठीक है। इको मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटर रिलेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अपने एक बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है। वो बॉन्ड शेयरिंग, उनका आपस में इंटर रिलेशन कैसा है और ये आपस में डिपेंडेंट है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, इनकी इकोसिस्टम, यानी कि ये क्या है, इंटर रिलेशन है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर, सॉरी यहाँ पे ये बायोस्फीयर होगा। अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेयर है। जहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस स्पेयर के अंदर रहते हैं उस स्पेयर को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो तीनों आपको इजीली समझ में आए होंगे। इकोसिस्टम में इनके बीच का इंटर रिलेशन है। बायोस्फीयर में एक स्फीयर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो डिफॉरेस्टेशन में आप देखोगे ये डी प्लस फॉरेस्ट वर्ड से बना है, यानी कि फॉरेस्ट की कटिंग क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। कटिंग और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हो कि पहले यहाँ पे प्लांट्स थे बट अब यहाँ इस जगह पे प्लांट्स नहीं, हमने प्लांट्स की क्या कर दिया, कटिंग कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब हम इन प्लांट्स की कटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पर्पजेस, कुछ पर्पज यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, हमें वहाँ हमारे पास कल्टीवेशन, खेती करने के लिए जगह नहीं है, तो खेती करने के लिए जगह हमें एक प्लेन सरफेस चाहिए। और प्लेन सरफेस कैसे मिलेगी, अगर हम प्लांट और ट्रीज़ को काटेंगे उस जगह से तब हमें प्लेन सरफेस मिल जाएगी। यानी कि हम कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। सेकंड वन इज बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लकड़ियों को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर, अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए। और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, आपने कंबेशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में देखा होगा, कोल, चारकोल, ये सब किससे बन रहा है, ट्रीज से बन रहा है, तो हम इसको एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है। ये तो सारे क्या मैन मेड कॉजेज है, कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन कंडक्ट करते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट फायर्स।
फॉरेस्ट फायर मैंने आपको कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में बताया था कि स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर कभी कभार क्या होता है, फॉरेस्ट में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ के जो सूखे पत्ते जो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए ऑटोमेटिक क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट है, वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। सेकेंड वन इज सीवियर ड्रॉट्स। सीवियर ड्रॉट्स क्यों, क्योंकि अगर हमारा नेचर अनबैलेंस हो गया तो हमारा वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से रेन जो हर बारी प्रॉपर अमाउंट में धरती पर होती है, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो जगह क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई तो ये जगह क्या हो गई, सूख गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट्स। इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि ड्रॉट्स होने की वजह से कोई प्लांटेशन ही नहीं होगा। अगर वहाँ पे ट्रीज हैं और ड्रॉट्स वाली कंडीशन आ जाती है तो ट्रीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 7.2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बता दिया है, द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ रहे हैं, मतलब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ट्रीज और प्लांट्स कटने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सपोज करूँ ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अब CO2 का लेवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये क्या हो रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारा सन है। सन से हमें कौन सी रेज मिलती है, यूवी रेज। अब यूवी रेज आती तो सन से और गिरती किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। और यूवी रेज जब अर्थ के ऊपर गिरती है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, अर्थ यूवी रेज आई अर्थ के ऊपर और अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस के बाद ही यूवी रेज अर्थ से टकराने के बाद वापस कहाँ जाती है, सन की तरफ जाती है। लेकिन जो ये हमारा CO2 है, ये क्या कर लेता है, यूवी रेज को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके इसको वापस कहाँ फेंक देता है, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ का टेम्परेचर आप यहाँ नोटिस करोगे 2 बार इंक्रीज हो रहा है। कैसे, पहली बात तो जब सन से यूवी रेज अर्थ पे आई तब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब गई तो CO2 ने इसको ट्रैप करके वापस कहाँ कर दिया, अर्थ के ऊपर वापस भेज दिया। तो अर्थ का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो गया। तो CO2 क्या काम कर रहा है, ये CO2 जो गैस है ये यूवी रेज को ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। इतना समझ में आ गया। और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज ही करना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर हमारा CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो आपको समझ में आ गया, ये पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब क्या, टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, CO2 को अब्जॉर्व करते हैं और CO2 की हेल्प से फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। बट क्या है, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे तो प्लांट ही नहीं रहा, प्लांट नहीं रहा तो CO2 कौन अब्जॉर्व करेगा। हम भी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स को क्या देते हैं, CO2 देते हैं। अब आप यहाँ डायग्राम में देखोगे कि प्लांट्स और ट्रीज ही नहीं है तो CO2 कौन अब्जॉर्व करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ से होगी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो CO2 कहाँ जा रहा है, और ये पूरा का पूरा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा CO2 इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, हमारी जो वाटर साइकिल है इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब अब हमारे यहाँ क्या, रेन नहीं हो रही। अगर रेन नहीं होगी तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि हमारे जो सरफेस के ऊपर जो ग्राउंड वाटर रहता है, जो ऊपर वाली लेयर के यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर रहता है, ये ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो पॉल्यूटेंट आता है, रेन आती है तो सारे पॉल्यूटेंट कहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अर्थ के ऊपर आके सेटल हो जाते हैं। ट्रीज ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, CO2 इंक्रीज हो गया, वाटर साइकिल हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया, रेन नहीं हो रही तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पॉल्यूशन लेवल को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये सारी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, हमारा जो नेचर है वो पूरा का पूरा
डिस्टर्ब हो गया, यानी कि जितने भी एटमॉस्फेयर में, जितने भी इन्वायरमेंट में साइकिल्स चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, सारी की सारी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ये हमारे नेचर को भी डिस्टर्ब करता है। लीड्स टू डीसर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है डीसर्टिफिकेशन, ठीक है। ये लीड करता है डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन में आप स्टार्टिंग में देखोगे कि डेजर्ट वर्ड आ रहा है, तो बस इसका आंसर यही है कि ये जो डीसर्टिफिकेशन ऐसे प्रोसेस है जो हमारे लैंड को डेजर्ट में चेंज कर रहा है। आप यहाँ ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे हमने प्लांट्स को कट किया है ना, सॉइल इरोजन हुआ, पूरा का पूरा सरफेस हमारा क्या होगा, डेजर्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डीसर्टिफिकेशन देखते हैं कि होता क्या है। अ प्रोसेस इन विच अ फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था डीसर्टिफिकेशन में पहला वर्ड क्या आ रहा है, डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड है, जो हम कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते थे, फूड प्रोडक्शन कर सकते थे, क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते थे, सारा का सारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया और लैंड हमारी किस में चेंज हो गई, डेजर्ट के अंदर चेंज हो गई। अगर मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इट एक्सपोजेज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल टू नेचुरल फैक्टर। जो हमारी टॉप लेयर होती है, जो हमारी फर्टाइल लेयर होती है, इसको ये नेचुरल फैक्टर्स के लिए एक्सपोज कर देती है। और वो नेचुरल फैक्टर क्या है, हमारे विंड और सनलाइट। अब क्या होता है, अभी नेचुरल फैक्टर विंड और सनलाइट कैसे काम कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारे फॉरेस्ट है ना, बहुत सारे पेड़ हमने यहाँ पे लगा रखे हैं और ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, ये सारी हमारी फर्टाइल लेयर है। अब क्या होता है कि विंड यहाँ से चलना स्टार्ट करी, हवा यहाँ से चलना स्टार्ट करी, ये पेड़ है तो इन्होंने इस हवा को क्या करा, यहाँ पे रोका। इसकी वजह से जो हमारी ये फर्टाइल लेयर है, ये हवा के साथ उड़ के आगे नहीं जाती है। वैसे लाइट के साथ होता है, ऊपर से अगर यहाँ पे सनलाइट गिरती है तो प्रॉपर क्वांटिटी में सन रेज को यहाँ पे गिरने नहीं देती है, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वो अनफर्टाइल नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट होने की वजह से ना तो ये सन से डायरेक्ट एक्सपोज कर रही है लैंड हमारी, और ना ही विंड आने पर ये जो हमारी फर्टाइल लैंड है, जो हमारी काम की लैंड है टॉप मोस्ट लेयर, ना ही वो उड़ के आगे जा रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स में, इस वाली कंडीशन में अगर हमारे फॉरेस्ट है तो दोनों फैक्टर्स में हमारी टॉप लेयर एक्सपोज नहीं हो रही तो डीसर्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ से प्लांट ही हटा दूँ, ये सारे फॉरेस्ट यहाँ से हटा दूँ, अब फॉरेस्ट सारे हटाने की वजह से क्या हुआ कि सनलाइट की सारी रेज तो यहाँ पे गिर रही है, यानी कि हमारी टॉप मोस्ट लेयर है वो एक्सपोज हो गई। और जब विंड यहाँ से चलेगी तो ये हमारी जो काम की टॉप लेयर है ना, इसको अपने साथ उड़ा के यहाँ से ले जाएगी। यानी कि अब इस पूरे लैंड को इसने क्या कर दिया, डेजर्ट के अंदर चेंज कर दिया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसर्टिफिकेशन। और जो ये विंड अपने साथ ये टॉप मोस्ट लेयर, काम की लेयर को उड़ा के साथ ले जा रही है ना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी हमारी सॉइल का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, क्योंकि हमारी इतनी सारी सॉइल के अंदर सिर्फ ऊपर की सॉइल ही हमारे लिए काम की है और हवा क्या कर रही है, इसको अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, जो हमारी टॉप लेयर है उसका क्या करती है, रिमूवल करती है, उसको हटा देती है। एंड एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, और क्या एक्सपोज करती है, हमारे लिए बचा क्या देती है, लास्ट में लोअर नीचे वाली हार्ड और रॉकी लेयर्स बचा देती है, जो कि हमारे काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लेयर हमारी लेस फर्टाइल होती है और इसके अंदर लेस ह्यूमस होता है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि सॉइल इरोजन क्या होता है, हमारी टॉप लेयर को विंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है और हमारे लिए पीछे क्या छोड़ जाती है, लेस ह्यूमस और लेस फर्टाइल वाली सॉइल छोड़ जाती है, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो क्रॉप मैनेजमेंट है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने आपको चैप्टर 1 में क्रॉप मैनेजमेंट बताया था। अब जब हमारे पास फर्टाइल लैंड ही नहीं रहा तो हम कल्टीवेशन कहाँ से करेंगे, जब कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो क्रॉप्स कहाँ से उगाएंगे, काटेंगे, और उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो ये सब हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया। और इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। अब नेचुरल कैलामिटीज़ के चांसेस इंक्रीज हो गए, कैसे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इट ऑल्सो डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर थी इसी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब अगर यहाँ पे रेन गिरी इसके ऊपर तो ये पानी ये क्या करेगी, फर्टाइल सॉइल क्या करेगी, अब्जॉर्व कर लेगी। अब ये जब फर्टाइल सॉइल यहाँ पे रहेगी नहीं सॉइल इरोजन के कारण, तो ये जो पानी क्या है ये अपने साथ बह जाएगा, यानी कि ग्राउंड लेवल भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वाटर ग्राउंड लेवल में हमारा वाटर जाएगा नहीं, तो हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर था वो भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, तो ये पानी क्या सारा का सारा बह जाएगा। और जब पानी क्वांटिटी में बहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होगी। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, सीवियर ड्रॉट्स वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि उस जगह सूखा हो जाएगा। सेकंड, इन्फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस। अभी इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि पानी यहाँ पे आया, इस लेयर ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, अब ये फिल्टर करके इसको नेक्स्ट वाली लेयर में इसने सेंड कर दिया। अब यहाँ से फिल्टर होके ये नेक्स्ट वाली लेयर में जाएगा। ऐसे सारी लेयर जो हमारे सॉइल के सबसे नीचे जाएगा, लेकिन इसी को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। अभी इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली सॉइल है ये फर्टाइल ही नहीं रही, ये अब्जॉर्व ही नहीं कर रही, तो जितना भी पानी आ रहा है वो तो बह रहा है, यानी कि यहाँ तक तो पानी पहुँचा ही नहीं है, कि पूरे ज़मीन में पानी नहीं पहुँचा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो गया। इसका मतलब इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी थी, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर किससे बना हुआ है, वर्ड बायो, और दूसरा वर्ड क्या है, स्फीयर, यानी कि एक ऐसा गोला, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ, ऐसा पार्ट अर्थ का इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सपोर्ट्स लाइफ। ऐसा अर्थ का ऐसा पार्ट, ऐसा कोना जहाँ पे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और एक दूसरे की लाइफ को और हमारी लाइफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इसी बायोस्फीयर के अंदर आता है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी भी 2 वर्ड से बना हुआ है, बायो और दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, अलग अलग तरह की प्रजातियां हमें मिलना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाता है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, बायोस्फीयर यानी कि एक स्फीयर है, यानी कि एक गोला है और इसके अंदर कौन रह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। सेकंड वन इज क्या, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन उनके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनके आपस में कैसे संबंध है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है। सपोज करो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं, मुझे जानवर ऐसे ही बनाना आता है ना, यहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी है। अब ये एक जानवर ये है इस तरीके का, ये अलग तरीके का जानवर है, ये जानवर थोड़ा डिफरेंट है, तो इन जानवर का आपस में देयर इंटर रिलेशनशिप, इनका आपस में कैसा संबंध है, ये आपस में कैसे रह रहे हैं, या तो ये मिलजुल के रह रहे हैं या फिर मिलजुल कर नहीं रह रहे, और देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। अब इन तीनों का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर रहे हैं, अपने पर्सनल एफर्ट से, सोसाइटी के और गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो कुछ रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम कंजर्व कर पाते हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो गवर्नमेंट लेज डाउन सम रूल्स, मेथड और पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे, इन्होंने पॉलिसीज के थ्रू बनाए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये तीनों गवर्नमेंट ने बनाए हैं पॉलिसीज़ के थ्रू जंगलों के अंदर, ताकि हम जानवरों को, फॉरेस्ट और हमारे वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब हम तीनों के बारे में अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है। अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना होगा। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो इतना बड़ा सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इतना समझ में आ गया।
इसके अंदर जो छोटे 2 सर्कल बनाए हैं मैंने, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक क्या है अपना नेशनल पार्क। तो सीधा सा डिफरेंस सबसे पहले ये है कि बायोस्फीयर के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आता है, यानी कि इन तीनों के अंदर से बायोस्फीयर का एरिया सबसे ज़्यादा है और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे उनमें भी वैरायटी सबसे ज़्यादा होगी। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है? द एरिया इज मीन्ट फॉर द, ऐसा एरिया जो बनाया गया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? दैट इज वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज टुगेदर। ऐसा एरिया हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि भैया ये हमारा एरिया हमने फिक्स कर दिया है कि ये एरिया, इसके अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। डिफरेंस ये है कि अलोंग विद द ट्राइबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उस एरियाज़ के अंदर अगर ट्राइब्स रहती है, ऐसे ट्राइबल्स रहते हैं, जनजाति या कोई जनजाति रहती है, तो हम उसके अधिकारों को नहीं छीनेंगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आप भी यहाँ रह सकते हो, और साथ ही साथ हम इस एरिया को भी प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम ट्राइबल्स को डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है, तो इस लार्ज एरिया, इस जंगल के अंदर ऐसे ट्राइब्स रहते होंगे जो सदियों से रहते आ रहे हैं और उनको वहीं रहना पसंद है, तो उन्हें हम बिना छेड़छाड़ किए उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे। प्लस हमारी जो वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज है, हम उनका डेवलपमेंट भी देखते हैं। तो बायोस्फीयर की ये डेफिनेशन है और सिंपल सा डिफ्रेंशिएट ये है कि इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है और बायोस्फीयर का जो एरिया होता है ना, वो भी हमारा फिक्स्ड होता है। और इसके अंदर हम किसके डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं? वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल के डेवलपमेंट पे तो फोकस करते ही है, साथ के साथ हम ट्राइबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट और हमारा एनिमल रिसोर्सेज के साथ साथ हम ट्राइबल डेवलपमेंट की पे भी फोकस करते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये हमारा पूरा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो एक हमारा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोर पार्ट। इस कोर पार्ट के अंदर हमें कोई भी प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं होती, ना तो हम यहाँ जा सकते हैं, ना ही हम अपने जानवरों को यहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, या फिर हम वुड काट रहे हैं फर्नीचर के लिए, वो भी नहीं कर सकते। हम यहाँ जाके रह भी नहीं सकते। मतलब यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं जंगल में जाके, जो भी काम हम जंगल में जाके करते हैं, हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। कोर पार्ट के, बायोस्फीयर के कोर पार्ट में हमें कुछ भी करना अलाउ नहीं होता। लेकिन जो पार्शली, कोर पार्ट को छोड़ के जो पार्शली एरिया है इसका, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। अगर मान लो हम इसके कॉर्नर, इस बायोस्फीयर के कॉर्नर में घूम रहे हैं, तो अपने जानवरों को ले जाके वहाँ पे चरा सकते हैं। लकड़ी है, उनको काट कर हम जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं? लकड़ी काट के खाना बनाते हैं, तो ये काम वो कर सकते हैं। लकड़ी काट के उनको अपने घर का फर्नीचर बनाना है या घर बनाना है, तो ऐसे कुछ काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके कोर पार्ट पे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि इसका एरिया भी क्या होता है? फिक्स। इसका एक एग्जाम्पल है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क तो कितना है? एक, लेकिन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 2 है। तो आपने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क आ रहा है और उसी के अंदर ही क्या आ रहा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.5 फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना होता है क्या है? फ्लोरा किससे बना है? वर्ड फ्लावर से, ठीक है। फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लावर। फ्लावर सबको याद हो जाएगा। फ्लावर का मतलब क्या होता है? प्लांट। फ्लावर किस पे उगते हैं? प्लांट्स पे उगते हैं, ट्रीज पे उगते हैं। तो यानी कि फ्लोरा का मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। जब भी टर्म फ्लोरा आएगा तो इसका मतलब हम प्लांट्स की, ट्रीज की और फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरा किससे बना हुआ है? फ्लावर से। अगर फ्लोरा का मतलब प्लांट है तो ऑब्वियसली फोना का मतलब क्या होगा? हमारा एनिमल। सिंपल सी बात है कि ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, वे उस जगह का क्या होता है? फ्लोरा होता है, और उसी जगह का वो क्या होता है? फोना होता है। कैसे? द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया कैसे? मैं बात कर रही हूँ वेस्टर्न घाट्स की। अगर वेस्टर्न घाट की बात करूँ, ये इंडिया है, इंडिया में अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं तो इस वेस्टर्न घाट में जितने भी प्लांट्स मिलेंगे और जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे, ये इस वेस्टर्न घाट का क्या है? फ्लोरा और फोना है, ठीक है। उसी तरह मैं एग्जांपल लेती हूँ ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट में जो फ्लोरा है, फोना है, वो ईस्टर्न घाट के पर्टिकुलर एरिया में उग रहा है। तो ये फ्लोरा और फोना कहाँ, किसका कहलाएगा?
ईस्टर्न घाट का। आप कंफ्यूज मत होना, एंडेमिक जब मैं आपको बताऊंगी उसमें एक अलग केस है। इसमें क्या है कि सपोज करो यहाँ पे मुझे सनफ्लावर का मिल रहा है पौधा, तो हो सकता है इस सनफ्लावर का पौधा कहाँ मिल रहा हो, ईस्टर्न घाट पे भी मिल रहा हो, लेकिन ये वाला सनफ्लावर इस वाले वेस्टर्न घाट की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला सनफ्लावर वेस्टर्न घाट का फ्लोरा है, ठीक है, और ये वाला सनफ्लावर ईस्टर्न घाट का फ्लोरा है। इसका मतलब वैरायटी जो स्पीसीज है वो यहाँ पे मिल रही है, वो यहाँ पे भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट में जो फ्लोरा मिल रहा है वो ईस्टर्न घाट में नहीं मिलेगा, ईस्टर्न में भी मिलेगा, लेकिन जो अगर वेस्टर्न मिल रहा है तो वो वेस्टर्न का फ्लोरा होगा, अगर वही प्लांट हमें ईस्टर्न घाट में मिल रहा है तो वो ईस्टर्न घाट का फ्लोरा होगा। और यहाँ पे जो एनिमल मिल रहे हैं वो वेस्टर्न घाट का फोना होगा, और यहाँ पे जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो ईस्टर्न घाट का फोना होगा। टॉपिक 7.6 एंडेमिक स्पीसीज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज क्या होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं एंड शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे स्पीसीज हैं जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये शेयर कर सकते हैं। स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि बच्चे पैदा कर सकते हैं ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, खुद के स्पीसीज के साथ, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। तो ओवरऑल इसकी स्टोरी ये है कि स्पीसीज ऐसी पॉपुलेशन है जो इंटरब्रीड करते हैं सिर्फ अपने स्पीसीज के साथ ही, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और वो सारी की सारी पॉपुलेशन क्या करती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर सकती है। मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, कैट, ठीक है, अगर ये कैट ने इंटरब्रीड किया दूसरी कैट के साथ तो इसका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी क्या होगा, एक कैट ही होगी। इस कैट की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वही इस कैट सेकंड कैट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, और जो इन दोनों का जो बच्चा होगा थर्ड वन, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी, इन दोनों में सेम होगी। ऐसा नहीं है कि कैट किसी और स्पीसीज के साथ जाके इंटरब्रीड कर ले। तो स्पीसीज का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सबसे छोटा जीव जंतु जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, सारी की सारी सेम है। अब हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्लोरा और फोना भी, मैम ने ये बताया था कि फ्लोरा क्या होता है वो भी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, फोना भी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है ना, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था कि अगर सनफ्लावर हमें वेस्टर्न घाट में मिल रहा है ना, तो ये वेस्टर्न घाट का सनफ्लावर हो गया। अगर वही सनफ्लावर हमें ईस्टर्न घाट में मिल रहा है तो ईस्टर्न घाट का सनफ्लावर हो गया, लेकिन वो सनफ्लावर क्या होगा, वेस्टर्न घाट का फ्लोरा होगा। अगर सेम सनफ्लावर हमें ईस्टर्न घाट में मिल रहा है तो वो ईस्टर्न घाट वाला सनफ्लावर क्या होगा, ईस्टर्न घाट का फ्लोरा होगा। लेकिन एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि अगर ये सनफ्लावर यहाँ पे वेस्टर्न घाट में है तो ये वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में नेचुरली किसी और जगह पे नहीं पाया जाएगा, यानी कि अगर ये वेस्टर्न घाट में है तो ये सिर्फ दुनिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। एक्सक्लूसिव का मतलब कि पर्टिकुलर उसी प्लेस में मिलेगा, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में नेचुरली हमको नहीं मिल सकता। हो सकता है मेन में हम प्लांट्स या एनिमल्स को शिफ्ट कर दे दूसरी जगह पर नेचुरली वो प्लांट या एनिमल किसी दूसरी जगह विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगा। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। एग्जाम्पल सल एंड वाइल्ड मैंगो ट्रीज, आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये दोनों ट्रीज सिर्फ मिलेंगे कहाँ, पचमेड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। बाबर ये बोल रही हूँ कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये स्पीसीज क्या है, हमारी एंडेमिक स्पीसीज है। बाइसन एंड जायंट स्क्वायरल, बाइसन एंड जायंट स्क्वायरल भी सिर्फ पचमेड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एंडेमिक स्पीसीज को भी धीरे धीरे खतरा हो रहा है। क्यों, एंडेमिक स्पीसीज तो आपको वैसे पता चल गया कि कहीं और तो मिलेंगे नहीं, पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, लेकिन अगर हमने इनका प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन नहीं किया पर्टिकुलर एरिया में, अगर ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट पोजीशन पे आती है तो वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में मिलेंगे नहीं, इसका मतलब इनको परमानेंटली क्या करेंगे, इन स्पीसीज को खो देंगे। जो ये एंडेमिक स्पीसीज है धीरे धीरे कम क्यों हो रही है, अगर हम डिस्ट्रक्शन करते हैं देयर
नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे ये रह रहे हैं, अगर उन हैबिटेट के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। अब छेड़छाड़ कैसे कर रहे हैं, या तो उस जगह पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या पर्टिकुलर जाके हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देर हैबिटेट को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन अगर डे बाई डे इंक्रीज होगी तो बर्डन किस पे आएगा, नेचर पे बर्डन आएगा, ठीक है। नेचर पे बर्डन आने की वजह से इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट, अगर जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसी जगह अगर हम न्यू स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर देंगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो पूरा का पूरा साइकिल क्या हो जाएगा, नेचर का डिस्टर्ब हो जाएगा और ये एंडेमिक स्पीसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें एंडेमिक स्पीसीज हमारे जहाँ है उनको भी हमें क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ प्रिजर्व करके रखना है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।